wait for change. If you want the change, then be the change. Hey youth, don't you wait for change. If you want the change, then be the change. चल youth, अब घर से निकल. 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 दर्शक नमस्कार. BR न्यूजच्या व्हॉइस ऑफ यूथ या कार्यक्रमामध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण पाहतो की खरं तर आपली सगळी जी मदार असते समाजकारणाची, राजकारणाची, ती युवकांवर असते आणि यामुळेच युवकांची भूमिका, युवकांचा समाजाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यांची वाटचाल पाहणं देखील गरजेचं असतं. आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सोलापुरातील जे युवा पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, त्यांचं एकंदरीत व्यक्तिमत्व समाजासमोर आणण्याचा प्रयत्न करतोय. सामाजिक क्षेत्रात मोठं त्यांचं योगदान असतं आणि राजकीय क्षेत्रात सुद्धा अनेक युवक पुढे येत असलेलं चित्र दिसून येतं. आज आपण निमंत्रित केले रियाज सय्यद यांना. स्वागत आपलं. रियाज सय्यद यांची ओळख करून द्यायची तर निपाह फाउंडेशनचे ते अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून ते काम पाहतात आणि 7 हॉस्पिटल जे सोलापुरातलं आहे तर त्याचे व्हाईस चेअरमन म्हणून रियाज सय्यद हे काम पाहतात. तिन्ही जर कार्यपद्धती पाहिली तर गरजू जणांना एक मदतीचा हात देणं आणि जिथं गरज पडेल तिथं धावून जाणं असं एक रियाज सय्यद यांचं काम आपल्याला दिसून येतं. 7 हॉस्पिटलच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अतिशय माफक अशा दरामध्ये रुग्णांवरती उपचार केले जातात आणि याबद्दल 7 हॉस्पिटलला म्हणतो दुबईला तो पुरस्कार देखील एक मिळालेला आहे. तर याच्यामध्ये निश्चितच रियाज सय्यद यांचा दृष्टिकोन हे सगळा महत्त्वाचा ठरतो. त्यांची वाटचाल पाहणं हे अतिशय गरजेचं ठरतं. रिफा फाउंडेशन या माध्यमातून जी समाजसेवा होते त्याचंही कार्य समोर येणं गरजेचं आहे आणि यासाठी सविस्तर असा संवाद रियाज सय्यद यांच्याशी आपण साधत आहोत. सर, सुरुवातीलाच एक असं की 7 हॉस्पिटलचे आपण व्हाईस चेअरमन आहात. सगळे सामाजिक क्षेत्राकडं कसे वळालात? म्हणजे कोणती एक अशी गोष्ट वाटली की तुम्हाला समाजासाठी आपण योगदान द्यायला पाहिजे? सबसे पहले तो मैं BR न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतने मान सम्मान से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके लिए मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और आपने जैसे बताया तो समाज सेवा जो होती है वो जो सामाजिक घटक होता है उसी में से समाज सेवा निकल के आती है. जो इंसान जो घटक से आता है, जैसा कि गरीबी से जो आता है उसी को पता होता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है. यहाँ पे अमीर लोग सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं कि गरीबों की क्या हालत है लेकिन उनको महसूस नहीं कर सकते. लेकिन एक गरीब इंसान उसको महसूस कर सकता है क्योंकि वो उस पर खुद पे आप बीती होती है. तो जैसे कि आपने बताया तो मैं शास्त्री नगर में बचपन से मेरा ये है और बहुत गरीबी के हालत से, जैसा कि मेरी माँ वीडियो बनाती थी और हम एक्चुअल प्रॉपर दौंड वाले. अच्छा. दौंड से हम ये नानियाल के यहाँ आए. यहाँ पे आके अब्बा का उधर निर्वाह नहीं होने की वजह से यहाँ पे नानियाल के यहाँ आके हम यहाँ पे अम्मी के उधर जो ये है बीड़िया का काम उसके ऊपर घर चलाए. तो हमको एक चीज़ महसूस हुई कि जब समाज में हम गरीब थे, जब समाज जो जिस तरह हमें हाथ दिया, जैसा कि हम कैंप स्कूल में जब एजुकेशन को थे तो बयाजों को पैसे नहीं रहे थे तो उस वक्त कई इस्लाही फलाई तंजीम बोल के हमारे समाज में एक बहुत अच्छी तंजीम थी जो गरीब लोगों को बयाजे वगैरह देती थी. तो हम उस वक्त हमको महसूस होता था कि हमको जिस तरह मदद मिली तो ये मदद हम हमारे जब हम काबिल बनेंगे तो हम हमारे समाज को या इस समाज में जो लोग हैं गरीब घटक के उनको देना. तो ये जो भावना थी और इसी के बदौलत अल्लाह ताला ने भी जो नवाजा तो उसका एक परत फेड़ बोल के एक समाज सेवा का रुझू हुआ. और समाज सेवा में हम जब आए तो हमें महसूस हुआ कि समाज सेवा फिलहाल जो समाज में जो 2 ही चीज़ों की, एक हेल्थ, एजुकेशन, ये 2 चीज़ें समाज की बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसीलिए हमने रिफा फाउंडेशन 2015 में इसकी स्थापना की जिसका नाम ही रिफा का मीन्स ही ये है कि निस्वार्थपणे मदद करना, जिसमें अपना कुछ मफाद या स्वार्थ नहीं होना चाहिए. ऐसी मदद के जब मैं किसी को मदद करता हूँ तो उससे उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि मैं उससे वापस कुछ मदद ले सकूँ. तो इसलिए हमने नाम जब सोचे तो उस नाम के मद्देनज़र से ही हमने काम शुरू किया. तो 2015 में हम सिर्फ 2 बच्चों को अडॉप्ट किए थे लेकिन आज 2023 में 42 बच्चे 42 बच्चों को हमने एजुकेशनली अडॉप्ट लिया. ये हमारा स्टार्ट जो था एजुकेशन पे बहुत डिपेंड था. वही काम को लेते हुए हमने 8 सालों में
ये 8 सालों में बच्चों को जो होना, बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते लेकिन बच्चों में इतनी काबिलियत है कि वो आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए एक बच्ची तो एमबीबीएस फाइनल ईयर को। तो ये जो बच्चे हैं इनको घर पे अगर बिठाएंगे तो पूरा फ्यूचर, समाज का फ्यूचर खतरे में। इसलिए हमने क्या किया, एजुकेशन में बहुत काम किया और इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द हमें सावित्रीबाई फुले इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कैंप स्कूल में, वो भी दत्तक का हमने प्रस्ताव महापालिका को दिया है, तो उसका भी ऑर्डर जल्द मिलेगा। तो हमें समाज में है ना बदलाव लाने के लिए काम स्टार्ट किया। तो ये जो बदलाव है हम हमारी गरीबी की वजह से हमारे दिल में आया कि हम समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि समाज का रियाज देना है। सय्यद यांचं हे सगळ्यात महत्त्वाचं एक असं विधान की ज्यांना ही परिस्थितीची जाणीव आहे, जे या परिस्थितीतून जातात तर त्यांनाच खरी एक समाजातली परिस्थिती कळत असते आणि त्यांचंच एक कार्य त्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत असतं. आणि त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की रिफा फाउंडेशन कशा पद्धतीने काम करतं, तर कोणतीही परतफेडीची अपेक्षा न करता समाजाला मदतीचा हात देण्याचं कार्य रिफा फाउंडेशनच्या माध्यमातून होतं. यात सर्वात महत्त्वाचं आहे म्हणजे आता रियाज सय्यद जे ते अल्पसंख्याक समाजातून येतात, म्हणजे सुरुवातीला त्यांनी आपलं सांगितलं की आपलीच परिस्थिती काय होती ते. रियाज सय्यद साहेब, अल्पसंख्याक समाजाची आत्ताची परिस्थिती कशी आहे? म्हणजे एकीकडे आपण बघतो की अल्पसंख्याक समाजातून मोठ्या प्रमाणात युवक चांगल्या चांगल्या पदावरती आहेत, कार्य करत आहेत, पण दुसऱ्या बाजूला आपण बघतो की आणखीन हे समाज एका अशा परिस्थितीत आहे की रोजचा संघर्ष तिथं आहे. आजची परिस्थिती कशी आहे? अल्पसंख्यक समाज का अगर डेटा देखेंगे, एजुकेशनली ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 10 सालों में सिर्फ लोअर होता है, इसमें बढ़ोतरी कुछ भी नहीं। आप देखेंगे 80% बच्चे 10वीं तक है, 80 के बाद डायरेक्टली 12th तक आने के लिए सिर्फ 55% बच्चे 12th में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ग्रेजुएशन या उसका हायर एजुकेशन का है उसका परसेंटेज देखेंगे सिर्फ 13% मुस्लिम बच्चे या अल्पसंख्यक बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ये कि गवर्नमेंट की जो नीति है, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि जो अल्पसंख्यक के स्कीम से पैसा मिलता था या फिर अबुल कलाम आज़ाद महामंडल की तरफ से, आर्थिक विकास मंडल की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स मिलती थी, तो वो स्कॉलरशिप जो बंद हो गई, जिसके अंदर बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ मुस्लिम बच्चों का कि अल्पसंख्यक का जो 80% का ग्राफ 10 तक था, अब वो वापस से घट के आएगा वो ये जो। तो इसके लिए जो है सरकार से भी हमारा कंटिन्यू निवेदन वगैरह है, हम उनसे मांग करते हैं कि जो अल्पसंख्यक के जो योजनाएं, निधि और जो स्कॉलरशिप्स है वो कंटिन्यू चालू रखें। इसके अलावा जो है यहाँ पे है ना माँ बाप का जो है रोल, इसमें माँ बाप की हालत ऐसी है कि वो दिन भर काम करना है और सिर्फ घर चलाने की एक फिक्र रखना है। इसके अलावा इसके अलावा बच्चों को क्या देना वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं मेन। तो इसके लिए जो भी सामाजिक तंजीमें होती है, सामाजिक संगठना होती है, वो संगठनाएं पुढ़ाकार लेके अल्पसंख्यक समाज के जो पिछड़ा वर्ग है उनको सुधारने के लिए जो नए नए स्कॉलरशिप योजनाएं बोलो या नए नए तरीके बोलो या ऐसे कई फाउंडेशंस है जो जकात के माध्यम से भी चलते हैं, कई सोलापुर में भी, तो वैसे संगठनाएं आगे आके लोगों को मदद का एक हाथ देना चाहिए, तब जाके अल्पसंख्यक समाज का एक सुधारना होंगे। और एजुकेशन में जब तक कि एजुकेशन नहीं बढ़ेगा, हर साल ऐसे ही टप्पे टप्पे से सुधारना घटते जाएंगे, क्योंकि यही बच्चे जाके कल वो माँ बाप बनेंगे, फिर वो माँ बाप अनपढ़ और कम एजुकेटेड रहने की वजह से वो उनके बच्चों को एजुकेशन की सही मालूमात नाही देते जाईल। सर साहेब, प्रत्येक राजकीय पक्ष, आता आपण म्हणजे तुमचं तसं राजकीय क्षेत्रात पण काम आहे, प्रत्येक राजकीय पक्ष अल्पसंख्याक समाजासाठी नेहमीच ती एक कैवार घेतो, तो बाजू मांडत असतो, तो प्रश्न हाताळतो, तरी सुद्धा समाजासमोर प्रश्न आजही कायम कसे आहेत की केवळ एक राजकीय त्याचं भांडवलच होतं अल्पसंख्याक समाजाचं? राजकीय कैसा है, राजकीय जो है ना वो इलेक्शन पूरा अल्पसंख्यक का सामने देखते हैं, इलेक्शन आने के बाद उनके बहुत से समस्या देखेंगे। अब आप देखेंगे 18 दिसंबर अल्पसंख्यक हक दिवस है, तो ये अल्पसंख्यक दिवस के लिए सभी राजकीय लोग अल्पसंख्यक दिवस मनाएंगे, उसमें योजनाओं का ये करेंगे, लेकिन ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उसका काम जो है, अगर ग्राउंड लेवल पे उसका 10% भी काम होता तो आज अल्पसंख्यक की हालत ऐसी, एजुकेशन में तो हालत ऐसी नहीं होती। और जब तक देश मुकम्मल का तरक्की पे नहीं आ सकता, जब तक के पूरे समाज, हर एक समाज जब तक के साथ मिल के नहीं चलेंगे, और कोई भी देश को तरक्की करना होगा तो सबसे पहले एजुकेशन के मामले में जब तक कि उनका एजुकेशन ग्राफ नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे ही बढ़ नहीं सकता।
सर आता थोडंसं रिपा फाउंडेशनच्या कामावरती येऊयात. आता तुम्ही सांगितलं की फक्त आपण त्याच्यामध्ये एज्युकेशनवरती लक्ष देतो आहोत. तर कशा पद्धतीने लक्ष दिलं जातं आणि केवळ ह्याच्यामध्ये आपण अल्पसंख्याक समाज डोळ्यासमोर ठेवला आहे की सगळ्याच समाजाला रिपा फाउंडेशनच्या वतीने मदत केली जाते? रिफा फाउंडेशन का जैसे कि मैं बताया कि निस्वार्थपणे मदद करने, लेकिन इसमें कभी भी ऐसा भेदभाव या कोई एक समाज के इंडिविजुअल काम नहीं किया गया, क्योंकि अगर पिछले टाइम के 2021 की जो हम बच्ची को अडॉप्ट लिए, दत्तक लिए, वो बच्ची का नाम प्रीति निम्बर्ग है अच्छा. हां. और स्नेहल बोल के, ये लड़कियों को भी हमने अडॉप्ट लिया, क्योंकि हम समाज में जो होनहार बच्चे रहेंगे उनको पढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए और किसी भी हालत में वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो आज की परिस्थिति है वो सिर्फ अल्पसंख्यक समाज की नहीं है, हर एक समाज में ऐसा एक घटक है जिसको मतलब अपनी आर्थिक दृष्टि कमज़ोर रहने की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले रहा। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए हमारी जितनी ताकत है उतनी ताकत को लेके हम एजुकेशन के लिए कोई भी समाज हो वो अगर काबिल है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अल्पसंख्यक नहीं, हम हर समाज को लेके साथ में चलने के लिए काम किए। और रिफा फाउंडेशन के ये तो हो गया एजुकेशन का, इसी के साथ साथ हमने हेल्थ में भी काम किया। तो हेल्थ में भी हमने आज तक कोई पेशेंट को ऐसा नहीं देखा कि आप अल्पसंख्यक के या बहुसंख्यक के है कि हिंदू है मुस्लिम है, ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जब सामाजिक काम होता है, मेरे नज़र में समाज बोले तो वो चीज़ है जो मेरे आसपास में जो भी लोग हैं वो समाज में रहा, ज्याला गरज आहे तो. हाँ, जो भी हिंदू रहो मुस्लिम रहो जो भी मजहब के, वो जो हम जिस समाज में रहते वही समाज। लोग जो बोलते हैं कि सामाजिक बोले तो सिर्फ तुम्हारा समाज, बिल्कुल नहीं। मैं समाज की जो रूपरेखा देखता हूँ, मेरे हिसाब से समाज वो है जो मेरे आस पड़ोस में जो लोग हैं वही समाज है मेरा, और उनकी उन्नति करना, उनका आगे बढ़ाना ये मेरा सबसे पहले फर्ज होगा। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ पे ताकत मिलती है तो वो ताकत को हम लोगों में जब तक नहीं बांटेंगे तब तक हम मुकम्मल ताकतवर नहीं बन सकते। तो यही मद्देनज़र लेके हमने जो इसमें 7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला और उसमें एक साल तक टोटली फ्री ओपीडी दी, जिसके अंदर 27,000 से ज़्यादा पेशेंट है। तो मैं समझता हूँ कि 55% से ज़्यादा तो हिंदू समाज के लोग थे। तो यहाँ पे सामाजिक काम के लिए कभी भी जो इंसान समाज काम में हिंदू मुस्लिम देखता रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो समाज काम ही नहीं कर सकता। सगळ्यात महत्त्वाचं आहे व्हॉइस ऑफ यूथ या कार्यक्रमात आपण रियाज सय्यद जे निपा फाउंडेशनचा अध्यक्ष आहेत, त्याचप्रमाणे वाहतूक संघटना संयुक्त महासभेचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि साद हॉस्पिटलचे व्हाईस चेअरमन यांच्याशी हा सविस्तर असा आपला संवाद सुरू आहे. समाजकारणामध्ये आपण कोणतेही म्हणजे समाज एक असतो, समाजकारण चालत असताना काही काही वेळेला असं होतं की एक डोळ्यासमोर विशिष्ट समाज असतो, पण आमचं जे कार्य आहे ते असं कोणतंही समाज डोळ्यासमोर असा ठेवून नाही तर सर्वच समाजाला न्याय देणं, म्हणजे ज्याला ज्याला म्हणून गरज आहे तर त्याला मदतीला हात देण्याचं आमचं एक धोरण आहे. अशा पद्धतीचं एक विधान आता रियाज सय्यद यांनी केलं. खरोखरच समाजकारणासाठी निश्चितच गरज असते की कोणताही असा दृष्टिकोन समोर न ठेवल्यास मदतीचा खरा हात त्या लोकांपर्यंत पोचू शकतो. रियाज साहेब, आपण आता सांगितलं की एज्युकेशन आणि शिवाय हेल्थ, साद हॉस्पिटलचे व्हाईस चेअरमन तुम्ही आहात, तर लोकांच्या समस्या हॉस्पिटलच्या बाबतीत कशा बघितल्या आणि एक असं डोळ्यासमोर कसं आलं की एक कमी दरामध्ये आपण ही वैद्यकीय सेवा द्यायला पाहिजे? म्हणजे एक लोकांची आपण बघतो की सगळ्यात आज महागडी जर कुठली सेवा असेल तर ती हॉस्पिटल सगळ्यात महाग गोष्ट झालेली आहे, पण हीच बाब डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना मदतीचा हात कसा दिला जातोय? मुझे सबसे पहले तो ये सनकमला दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके ऊपर से मेरे माइंड में आया था कि सोलापुर में भी अपने मोहल्ले में एक ऐसा क्लिनिक होना चाहिए जहाँ पे लोग सिर्फ जाना, दवाई गोली तपासनी करके वापस आना, 1 रुपया भी खर्च नहीं आना। तो वो हिसाब से मैंने एक क्लिनिक की शुरुआत के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बढ़ते बढ़ते गया। क्लिनिक से जो है एक बड़ा 52 बेड्स का हॉस्पिटल वहाँ पे तैयार हुआ। वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स की टीम्स का भी बहुत सपोर्ट मिला, लोगों ने भी बहुत से उसमें मतलब आइडियाज़ वगैरह दे के या हर चीज़ से मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया। तो ये जो सामाजिक काम में सबसे पहले तो लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं होता कि कौन सी क्षेत्र में सामाजिक काम करना चाहिए।
तो जैसा ही मैंने मेरे दोस्तों को, हमारे रिलेटिव्स को, जो बड़े लोग हैं उनको जैसे ही मैंने अपनी संकल्पना बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा भी क्लिनिक होना चाहिए जिसमें पैसा नहीं जाना चाहिए, तो लोगों को, दोस्तों को बहुत पसंद आई और उन्होंने सपोर्ट भी किया, इसके लिए मुझे प्रोत्साहन भी किया। जैसे में हम ये किए तो क्लिनिक तो अल्हम्दुलिल्लाह इमीडिएट बन सकता था, लेकिन मेरे बड़े भाई जो फयाज सैयद है उन्होंने मुझे कहा कि अपन बड़े पैमाने पे लोगों की मदद करें। क्लिनिक से हमने डायरेक्टली हॉस्पिटल में ये किया, जो आज 52 बेड्स का हॉस्पिटल बना, जिसके अंदर 2 ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू बेड, गायनिक वार्ड और लेडीज फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, इसकी सबके अलग अलग व्यवस्था होने के अलावा हमने जो है ना लोगों के लिए खास एक हेल्थ कार्ड इशू किया, जिसके अंदर 1180 रुपये 1180 रुपये भरने के बाद साल भर हम उनको ओपीडी फ्री देंगे। डॉक्टर के एडवाइस के बाद एडमिट करना होगा तो एडमिट चार्जेस फ्री होंगे, उसमें टोटली मेडिकल बिल, पैथोलॉजी बिल, ये टोटली फ्री होगा साल भर के लिए। ये हम इसलिए ये किए कि लोगों के आज हालात देखे हमने कि सादा उसको मलेरिया डेंगू भी होता है तो उसको 10 से 15 हज़ार रुपये बिल आता, तो ये बिल जो आता, तो इसके लिए हमने सोचा कि कुछ तो ऐसा ये लाएंगे स्कीम ताकि लोगों में वो जो बीमारी को लेके जो डर है, आज बीमारी से ज्यादा लोग बीमार है उसके डर से, बीमारी के डर से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। उपचार कैसा तो होना, उपचार क्या, तो हम क्या सोचे कि जब हमारे लोगों के पास हेल्थ कार्ड रहेगा तो वो बेफिक्र होके वो सोचेगा कि मेरे पास हेल्थ कार्ड है, 7 हॉस्पिटल में मैं साल भर, अब मुझे टेंशन नहीं। ये सोच के हमने हेल्थ कार्ड के शुरुआत की, उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन जब ये हॉस्पिटल हम यहाँ बनाए तो हम देखे कि लोगों का एक बड़ा जमावड़ा जो है हमारे पास आने लगा और लोगों की समस्या बहुत थी, लेकिन हम कम पड़ रहे थे। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, सेकंड ओपीडी ओपन की नई ज़िंदगी में। तो नई ज़िंदगी में जब ओपीडी ओपन किए तो सुबह में 10 से 1 बजे तक, शाम में 7 से 10 बजे तक, तो इस टाइम में 200 से 250 लोग पेशेंट डेली आने लगे। तो वहाँ पे भी हम कम हो देते, तो उसके लिए और आगे एक ओपीडी खोले। तो आज तकरीबन रिफा फाउंडेशन के अंडर में 5 ओपीडी एक हॉस्पिटल चालू, और सिर्फ ओपीडी में तो 10 रुपये में तपासनी और 2 दिन की दवाई गोलियाँ देते, जबकि आप अगर होटल में चाय पीने भी जाएंगे तो 12 रुपये में आपको चाय मिलती। लेकिन हम उपचार की हमारी एक नीयत ऐसी है कि हम उससे भी कम दम में, क्योंकि एक्चुअल जो बीमारी पैदा होती है ना, वो स्टार्ट में जो आपको तकलीफ है, वो तकलीफ को आप डॉक्टर का एडवाइस नहीं लेते हुए जो मेडिकल में से, आप कभी सोचिए कि मेडिकल वाले को बोले आप सर दर्द हो रहा, तो मेडिकल वाला 1 गोली देता, आपको कम होता, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद वो 3 गोली देता। तो क्योंकि ये जो है वो 3 गोलियों का कंसेप्ट ये होता है कि उसके जो साइड इफेक्ट रहते हैं उसको रोकने के लिए 2 गोलियां देते। तो आज लोग क्या करते हैं, तात्पुरता इलाज के लिए, पैसे की बचत के लिए मेडिकल से जो गोलियां ला के इलाज कराते, योग्य पद्धतीने इलाज होण्यासाठी आज, तो उसके लिए हमने क्या सोचा, मेडिकल की गोली से भी कम में अपने पास इलाज होना चाहिए। और वो कंसेप्ट लेके हमने एक नहीं, आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 ओपीडी खोले, जिसमें दिन में तकरीबन 1000 पेशेंट डेली तपासनी होती। लोग साल में एक शिविर रखते होंगे, आरोग्य शिविर, हम डेली के शिविर का एक इंतज़ाम किए कि लोगों को कायम की, तुम तात्पुरती सेवा मत दो, तुम तात्पुरता एक समाज कार्य मत करो, तुमको समाज कार्य करना है तो कायम स्वरूपी लोगों की जो समस्या उसको दूर करने का इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कायम स्वरूपी उस पर काम करना होना। तो ये इसको नजर रखते हुए हमने 5 ओपीडी ओपन की। सगळ्यात मोठं काम आहे, आरोग्य सेवा हा सगळ्यात मोठा भाग येतो, कारण आजची एक परिस्थिती पाहिली तर प्रत्येकाचं जीवन जे आहे ते तणावाने भरलेलं आहे, जीवनशैली पण बदलली, त्यासाठी आरोग्याचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा बनलेला आहे। आणि त्यासाठी रिफा फाउंडेशन किंवा आता 7 हॉस्पिटल सारखी एक संकल्पना जी डोळ्यासमोर आहे की अतिशय कमी शुल्कामध्ये उपचार, जवळपास शुल्क नाही अशीच एक परिस्थिती आहे, आणि अशी एक मोठी मदत समाजकार्याच्या माध्यमातून होताना आपल्याला दिसते। सर साहेब, हे सगळं समाजकार्य तुमचं चालू आहे, हे सोपं आहे का तसं काम करणं? म्हणजे तुम्हाला एक अपेक्षा असते की लोकांकडनं अन्य लोकांकडनं समाजाकडनं सुद्धा मदत व्हायला पाहिजे। तुम्ही म्हटलं की आता एका हॉस्पिटलवरती भागणार नव्हतं, दुसरं हॉस्पिटल झालं, तिसरं झालं, म्हणजे लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत, पण अशा वेळेला एक असतं की आपण सगळे हँडल करू शकत नाही, त्याला कुठली तरी मदत लागते। लोकांचा प्रतिसाद कसा आहे समाजातील, आपण दानशूर म्हणू किंवा अन्य तुमच्याबरोबर येणारी लोक, हा प्रतिसाद कसा आहे, तुमचा अनुभव कसा आहे? सबसे पहले तो जब सामाजिक खिदमत तुम्ही एक कन्सेप्ट डोळ्यासमोर ठेवली, हाँ, पण
एक सपोर्ट तुम्हाला बाकीचा, कारण एकट्याचं काम नाही. ये सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह सपोर्ट मिला है. सपोर्ट कब मिलता है? जब आपकी नीयत अच्छी हो. लोगों ने देखा कि हमने पहले काम किया, जब हमारा काम देखे वो खुद ब खुद जुड़ते गए. काम करने से पहले आप अब सिर्फ आइडिया दिखा के लोगों के पास मदद को जाएंगे तो लोग मदद नहीं करेंगे. आप पहले काम करो और काम में ईमानदारी दिखो, उसके बाद लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ेंगे, खुद ब खुद वो मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे. लेकिन आज का टाइम ऐसा है, लोग जो सामाजिक खिदमत के लिए भी जो समाज सेवक होते हैं वो पहले सिर्फ आइडिया दिमाग में आते ही लोगों में फिरना चालू होता, फिर उनको जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता. मैं चाहता हूँ कि जब आप सामाजिक खिदमत करते हैं, समाज सेवक बनते हैं, तो सबसे पहले अपनी जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से लोगों की मदद करो. पहले खुद मदद करो, उसके बाद ऑटोमेटिक लोग जुड़ेंगे. लेकिन आज क्या होता, खुद की मदद नहीं चाहिए, मैं लोगों से लेके तुमको मदद करूँगा. ये जो कंसेप्ट है ये गलत है. तुम अगर खुद से मदद करना चाहो, लोग ऑटोमेटिक तुमको ये करेंगे, मदद करेंगे और आपकी वजह से लोगों का फायदा होगा. लेकिन तुम सिर्फ अपने नाम के लिए लोगों पास से जमा करके तीसरे को देना, ये समाज सेवा नहीं है. समाज सेवा खुद के दिल से होनी चाहिए. खुद के दिल से पहला अपने हिस्से का जो दान है वो निकलना चाहिए, तब वो समाज सेवा. और जैसा लोगों ने देखा, मेरे करीबी लोगों ने देखा, दोस्तों ने देखा कि इसके सही मानों में खिदमत करने का तरीका अच्छा है, लोगों को इससे फायदा हो रहा है, वो खुद भी खुद जुड़ते आ रहे, एक संकल्प बनने लगे. और वो संकल्प के इतनी मजबूत हो गए, संकल्प इतनी मजबूत हो गए कि अब रिफा फाउंडेशन को तोड़ना मुश्किल है. अब रिफा फाउंडेशन समाज काम में हमेशा अग्रसर रहेंगे और हर सामाजिक घटक को अपने समाज सेवा से उनके जो समस्या दूर करने के लिए काम करेंगे. आज एजुकेशन और हेल्थ में किए, आने वाले दिनों में जो भी समाज की नई समस्या आएंगे उसके लिए रिफा फाउंडेशन तैयार है. रियाज सैयद हे जसे आरोग्याच्या बाबतीत, शैक्षणिक क्षेत्राच्या बाबतीत एक आग्रही आहेत आणि त्यासाठी त्यांचा पुढाकार आहे. सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे रिफा फाउंडेशनच्या माध्यमातून. तसंच वाहतुकीच्या बाबतीत म्हणजे वाहतूक सेवा जी दिली जाते तर तो प्रश्नसुद्धा ते हाताळताना आपल्याला दिसतात. आणि वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघाचे ते प्रदेशाध्यक्ष आहेत. खरं तर दोन्ही क्षेत्र वेगळे आहेत, आरोग्य आणि शिक्षण, त्यानंतर सरळ वाहतूक. सर हे कसं काय जमलं? म्हणजे दोन क्षेत्र बघितले तर आपण वेगळे आहेत. तसं म्हटलं एज्युकेशन आहे, हेल्थ आहे, तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ते अगदी योग्य ठरलं. पण वाहतुकीकडं वळावं असं का वाटलं तुम्हाला शेवटी? मैं 2006 से आणि एवढा व्याप असताना पुन्हा वाहतूक संघटनेचं काम कसं काय लावून घेतलं? तो मैं 2006 से रिक्शा चालकों से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला बिजनेस था एलपीजी फिटिंग सेंटर था. जैसा ही सोलापुर में एलपीजी का सेंटर ओपन हुआ तो इसका सबसे बड़ा डीलर बोल के मैं यहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से सोलापुर के मैक्सिमम रिक्शा चालक मुझसे जुड़े थे. और उनके साथ काम करते करते उनकी जो समस्या देखा मैं, उनके जो हालात देखा, उनकी जो कंडीशंस है आज रिक्शा चालकों, कोविड के बाद तो पूरी ख़त्म हो गई रिक्शा चालकों की. तो ये उनके हालात देखने के बाद इनमें बदलाव लाने के लिए मैंने एक संगठन बनाया. तो जब ये संगठन बनाया वाहतुक संगठन संयुक्त महासंघ, तो इसमें अलग अलग संगठनाएं जुड़ते गई मैं, जैसा कि माल वाहतुक के, छोटा हाथी के, ये लोग हैं ना, इनको भी लगा कि सही आदमी हमारे संगठन को चला सकता है. वो लोग संलग्न होके मेरे से जुड़ते गए. अब रहा रिक्शा चालकों की समस्या, तो आज से जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से रिक्शा चालकों की समस्या का कभी निवारण लगा ही नहीं, क्योंकि ये असंगठित है, इनको कभी संगठित होने दिया ही नहीं. और इनके जो मुद्दे थे, जैसा कि रिक्शा चालकों के बहुत छोटे छोटे शुल्क मुद्दे ये कि उनके बच्चों के एजुकेशन में कुछ तो मदद होनी चाहिए, उनके आरोग्य की, जबकि ये गवर्नमेंट के ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर फर्ज है कि ये चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. एजुकेशन उनके बच्चों को मिलना चाहिए, उनके बच्चों को आरोग्य मिलना चाहिए, लेकिन उनको कुछ मिला ही नहीं. तो हमने जब स्टार्ट में 2013 में हमने मांग की थी कि चालक कल्याणकारी मंडल की स्थापना होनी चाहिए. तो चालक कल्याणकारी मंडल जो है सेम ये बेस पे होना चाहिए जैसा कि कामगार कल्याणकारी मंडल है. जबकि कामगार कल्याणकारी मंडल का अगर आपको अभ्यास देंगे तो आप देखते कि अगर गौंडी कामगार है, वो गौंडी कामगार गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देता. सुबह में 9 बजे जाता, 5 बजे काम खत्म करता, 600 रुपये पेमेंट लेता, खत्म. फिर भी उसको गवर्नमेंट के पास उसका डेटा नहीं है, गौंडी कामगार का
डेटा नहीं होने के बावजूद भी गौंडी कामगार को साल को 5,000 रुपये और सेफ्टी किट मिलता गवर्नमेंट की तरफ से, कल्याणकारी मंडल के अंडर में एजुकेशन मिलता उनके बच्चों को, उनकी लड़कियों की शादी के लिए खर्च मिलता, दवा उनके लिए दवाखाने फ्री में। ये तो लेकिन जबकि रिक्शा चालक बोलो या चालक बंधु जो भी चालक है, चालक गवर्नमेंट को टैक्स देता, रोड टैक्स देता, इंश्योरेंस भरता, परमिट रिन्यूअल की फी भरता, पासिंग की फी भरता, लाइसेंस रिन्यूअल की फी भरता, नया लाइसेंस की फी भरता। इसके अलावा जब भी कुछ गलती करता तो दंड भी भरता, गलती करने के बाद दंड भी भरता। इतना सब गवर्नमेंट को देने के बाद आउटपुट क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मिलना चाहिए, जबकि इनका चालकों का डेटा है। आज गवर्नमेंट बोलो ये करेंगे कि सोलापुर में कितने चालक है, 10 मिनट में आरटीओ बता सकता कि सोलापुर में इतने चालक है। नोंद आहे त्याची। जबकि गौंडी कामगार का कोई भी इंजीनियर का सिक्का लगा गौंडी बनता था। तो जब डेटा है, जब सब कुछ है, फिर गवर्नमेंट क्यों मदद का हाथ नहीं बढ़ाते? और यही मुद्दों को लेके हम संगठित हुए, और सिर्फ संगठित नहीं हुए, हमने महासंघ बनाया। जो आज ये महासंघ 19 जिलों में अपने पदाधिकारी के साथ काम कर रहा है। 19 जिलों में, सोलापुर में 3,500 से ज़्यादा सभासद है और 56 से ज़्यादा पदाधिकारी ये महासंघ। ये महासंघ का एक ही ध्येय है कि चालक कल्याणकारी मंडळ किसी भी तरह लाना है और चालकों को कल्याण करना है। नाही, पण आपण बघतो की अनेक राजकीय पक्ष आहे ज्यांची ही संघटना आहे, म्हणजे बहुतेक राजकीय पक्षामध्ये प्रणित संघटना. रिक्षा चालकांचे एक संघटना असतात. मग अशा संघटनामधून कुठलंही काम होत नाही का? म्हणजे त्यांचे प्रश्न सुटतात. तो अनुभव काय, म्हणजे रिक्षा चालकांचं म्हणणं काय असतं? कारण राजकीय बरेचसे राजकीय पक्ष आहेत की त्यांच्या अशा काही संघटना आहेत, पण त्यांची काही मदत त्या रिक्षा चालकांना होत नाही का, किंवा त्यांचे प्रश्न हाताळले जात नाहीत का? राजकीय पक्षची संगठना असल्यामुळेच काम होत नाही, क्योंकि राजकीय संगठना का ये जो रहता, आपके मुद्दों को वैसे ही स्टॉप रखना है, ताकि अलग आने वाले इलेक्शन में वही मुद्दे उठा के वही वोट लेना है, फिर 5 साल राज करना है। फिर अगले 5 साल के टाइम पे दूसरी राजकीय पार्टी बोलती कि ये मुद्दों को इन्होंने किया, हम करने वाले वही। ये जो सेकने का ये है, इसको सिर्फ सेकना है, इसको पका की बाजू नहीं निकालना है। अगर ये कल्याणकारी मंडल ये लागू करते तो फिर इनका राजकीय मुद्दा ही खत्म होगा ना। सामाजिक संगठना हो, संगठना को मुद्दे खत्म करना होता है, इसलिए हम पुढाकार कर रहे हैं। हमको ये मुद्दा कायम का खत्म करना है, हमको इसको सुलगाते बैठना नहीं है। ये कायम इसको लोगों कल्याणकारी मंडल ये पार्टी जीतेंगी तो हम कल्याणकारी मंडल दिलाएंगे, वो पार्टी जीतेंगे, तो संघटनाओं को इससे मतलब नहीं रहता। इसके लिए हमने संघटना बनाई। नाही, तुम्हाला प्रश्न सोडवायचे आहेत, पण त्यामध्ये आपल्याला एक महत्त्वाचा प्रश्न दिसतो की अनधिकृत रिक्षा व्यवसाय जो आहे तो शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. म्हणजे जी आकडेवारी आरटीओकडे असेल त्याच्यापेक्षा आपल्याकडे कदाचित दुप्पट रिक्षा रस्त्यावर धावताना दिसतात. हा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अधिकृत जे व्यवसाय करतात त्यांच्यासमोर हा प्रश्न उभारलेला नाही आहे का? तो इसके लिए भी संगठना कंटिन्यू अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही है। संगठना का एक ही ध्येय है कि जो अधिकृत है वो हमारे सभासद है, अनधिकृत को हम वॉच रखे। हम जैसा कि वाहतूक शाखे के पीआई साहब है, ददाड़े साहब बोलो, या फिर हमारे आरटीओ मैडम अर्चना गायकवाड़ मैडम बोलो, इनको हमने बताया जैसा भी हमको लगता कि इस पे कहीं रोक आनी चाहिए। संगठना कभी उसका विरोध नहीं की। जब भी वाहतूक शाखे से या आरटीओ से मुहिम होती तो संगठना विरोध नहीं करती कि अनधिकृत को मत पकड़ो बोल के। संगठना चाहती कि अनधिकृत जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक मेन जो है अनधिकृत के जड़ कहाँ पे इम्पोर्टेंट ये स्क्रैप रिक्शा है। तो स्क्रैप रिक्शा कहाँ से आ रही? शोरूम वाला तो देता नहीं, बराबर। तो मेन जो जड़ है, हम आरटीओ और ट्रांसपोर्ट परिवहन आयुक्त साहब को भी निवेदन में यही बताया कि जो जड़ है मेन, कि गाड़ी जब स्क्रैप करते तो वो ऐसी हो कि वापस बन के रास्ते पे नहीं फिरना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे को लेके भी संगठना कंटिन्यू आज तक 3 निवेदन दिए हैं इसके बारे में कि स्क्रैप जो है टोटल डिसॉल्ट होना चाहिए, गाड़ी टोटली खत्म होनी चाहिए, ताकि वो गाड़ी रास्ते पे फिर से स्क्रैप व्हायला पाहिजे, स्क्रैप टोटली होनी चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप के नाम पे एक गाड़ी को ला दे, वो तोड़ रहे, वो गाड़ी वैसे ही फिरने लगी। तो सबसे पहले अगर कार्रवाई अधिकारी पे होती रहेंगी तो स्क्रैप का ये मुद्दा ही बाहर निकलेंगे। यावर सीएनजीच्या बाबतीत सुद्धा आपण पाठपुरावा करतायत, तो प्रश्न सुटलाय का आजच्या वर्षी?
हाँ, वो जो बीच में अशोक चौक पुलिस इसका अशोक चौक सीएनजी पंप पे जो रिक्शा चालक का, तो वो सादा, अगर सीएनजी पंप वाले समझेंगे कि जो लोग 25 लाख की गाड़ी लेके सीएनजी बटा दे घूमने के लिए, और जो इंसान अपने पेट भरने के लिए, अपना उदरनिर्वाह करने के लिए एक रिक्शा चला रहा सीएनजी पे, हाँ, उसको तुम 2-2, 3-3 घंटे अगर वहाँ पे रुका के लेंगे तो वो घर कैसा चलेंगे? तो प्राधान्य तुम रिक्शा चालकों को देना चाहिए, क्योंकि उसका उदरनिर्वाह उस पर चल रहा है। वो क्या अपनी अय्याशी के लिए या घूमने फिरने के लिए सीएनजी का यूज़ नहीं कर रहा। तो हम अपने जिलाधिकारी साहब को जब निवेदन दिए, उनमें यही मुद्दा रखे थे, और जिलाधिकारी साहब ने भी इमीडिएट एक्शन लेते हुए सभी पंप वालों को ये दिए, स्ट्रिक्टली बताया कि बाबा जो भी है रिक्शा चालकों को पहले प्राधान्य दो। और आज तकरीबन वो रिक्शा की लाइन ख़त्म होती नज़र आई है। अभी कहा एक शुल्क 1-2 स्टॉप पंप देंगे जहाँ पे रिक्शा की लाइन है, नहीं तो अब तो रिक्शा की लाइन नहीं है। तो ये संगठना का काम है, संगठित लोगों का काम है ये। रियाज सैयद साहेब, तुमचं सामाजिक काम आहे, रिपा फाउंडेशनच्या माध्यमातून आरोग्य शिक्षण आहे, याद्वारे तुम्ही महत्त्वाचं म्हणजे साद हॉस्पिटलच्या माध्यमातून काम करता, दुसऱ्या बाजूला वाहतूक संघटनेचं पण सगळं काम करतात. राजकीय पक्षाचं आकर्षण कुठपर्यंत आहे तुम्हाला, आणि इच्छा तशी आहे का राजकीय पक्षातून आपण करत? एकतर म्हणजे आम्ही तुम्हाला MIMच्या जवळचे म्हणून पाहतो, पण खरंच म्हणजे असं MIMमध्ये तुमचं काय मन रमतंय का, तर त्या पक्षातून काही काम करायची इच्छा? मेरी जो संघटना है वाहतूक संघटना संयुक्त महासंघ, इसका ब्रीद वाक्य आहे, ना कोणत्या पक्षाचं ना कोणत्या धर्माचं, महासंघ फक्त चालकांचा. बरोबर. हम चालकों की समस्या हल करने के लिए, चालकों के हित के लिए और चालकों को सम्मानित करने के लिए हम काम करते हैं. पक्ष तुमको कब काम आता? जब इलेक्शन है. इलेक्शन के अदरवाइज बाकी के टाइम पे जो है ना, पक्ष काम नहीं आता तुमको सरकार के पास से अपने निवेदन, जो भी सत्ता में है उसके पास से अपने दुखड़े सुनाना पड़ता. मैं एकादा पक्ष लेके अगर चलूंगा तो मेरे चालकों की समस्या हल करने के लिए मैं अपोजिशन वाले पास कैसे मांग कर सकता? मैं चाहता हूं कि मैं निष्पक्ष होना चाहिए, मेरा कौन सा पक्ष नहीं होना चाहिए. मेरे संगठन को जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो निष्पक्ष काम करना होना. तो ये मुद्दा लेके हम ये करते, हमारा खाली चालकों को सम्मान जैसा मिलेगा, और जो भी सरकार उसको सम्मान देंगे, महासंघ उसके साथ है. जो भी सरकार चालकों की समस्या दूर करने में आगे आएंगे, हम उसके साथ हैं. नाही, पण म्हणजे तसा MIMशी काही संबंध नाही, किंवा MIMमध्ये आपण कार्य करावं अशी तुमची काही अशी भूमिका नाही, किंवा नहीं, आता सध्या तो अब मेरा फिलहाल एक ही एजेंडा है. मेरी संघटना को मैं कैसा बनाऊं, क्योंकि संघटना में जो शक्ति है, जो ताकत है. नाही, पण शेवटी ती लोक तुमच्या संपर्कात असतील की तुम्ही MIM मधनं काम करावं. नहीं, संपर्क में तो अभी तो सहज पक्ष है, क्योंकि संगठन मजबूत है. तुम खुद एक मजबूत इंसान बनेंगे तो सब लोग आपके पास आएंगे. सिर्फ अपने को वो सोचना है कि चालकों का फायदा कौन करेंगे, हम उसके साथ जाने. नाही, तरी तुमच्या आवडीचा एखादा राजकीय पक्ष की ज्याच्यातनं तुम्हाला काम करावंसं वाटतंय आताही? आपण आता पाहतो की एवढं मोठं तुमचं कार्य आहे. येणारी आता आपण बघतोय महानगरपालिका निवडणूक देखील आहे, मग लोकसभा होतील, विधानसभा होतील, महानगरपालिका निवडणुका सुद्धा आहेत. मग रियाज सैयद तर असे शांत बसणार नाहीत, काहीतरी एक विचार दृष्टिकोन डोळ्यासमोर असेल. अशा वेळेला कुठला काही राजकीय पक्ष आपल्याला आवडणारा, सॉफ्ट कॉर्नर थोडक्यात? अब कैसा था, पहले रियाज सैयद इंडिविजुअली था, इसके लिए रियाज सैयद की पसंद नापसंद ये मेरे तक थी. लेकिन अब रियाज सैयद महासंघ का आदमी. अब जो महासंघ सोचेंगे, महासंघ जिस पे डिसाइड करेंगे, ये वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी जो डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर रियाज सैयद काम करेंगे. क्योंकि अब रियाज सैयद अकेला नहीं बचा. अब रियाज सैयद के वो ख्वाहिशात या वो ये एम्स नहीं है. क्योंकि जब 3,500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे पर विश्वास किया, तो अब मैं सोचूंगा कि उनका जो विश्वास है उसी पे चल रहा है. अब ये नाही, पण हे 3,500 लोक तुम्हाला काय म्हणतात, म्हणजे कुठल्या पक्षात जावं असं म्हणतात, किंवा पुढची वाटचाल न, कशी आहे? उसके बारे में कभी चर्चाच नहीं हुई हमारी. क्योंकि नहीं, पण काहीतरी हम जो बोलणं झालं. ब्रीदवाक के लिए, तो उसको जो ये मिला, हमको रिस्पांस मिला. लोग चाहते हैं कि राजकीय से दूर रह के काम करना चाहिए. हर एक लोग भले राजनीतिक भी रहेंगे वो, तो भी वो चाहता है कि राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, सामाजिक होना चाहिए.
भले वो राजकीय पक्ष का अध्यक्ष भी रहेगा। नाही का असं वाटतं तुम्हाला की राजकीय क्षेत्र आता काही चांगलं राहिलेलं नाही हां. किंवा या गोष्टी सगळ्या चालल्यात त्याच्यामुळे आपल्याला नको असं काय तुमचं? राजकीय क्षेत्र में ऐसा हो गया है सिर्फ यूज एंड थ्रो। और मैं नहीं चाहता कि महासंघ का कोई यूज एंड थ्रो करके ये करे। तो मैं चाहता हूँ कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेके सही लोगों को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पे हमारी समस्या वो सुन सके। जसं साहेब एवढं सगळं झालेलं म्हणजे आरोग्य झालं, शिक्षण झालं, वाहतूक झाली आणि आपण जिथं काही अन्याय होत असेल तिथं देखील आपण एक आवाज उठवत असता आणि ती भूमिका मांडत असता. भविष्य काळामध्ये एक विजन काय डोळ्यासमोर तुमचं? एक आपण म्हणतो की शेवटी हे कार्य झालेलं आहे पण आता डोळ्यासमोर आणखीन एक विजन आहे की ह्या लोकांसाठी किंवा या कामासाठी वेळ द्यायचा. भविष्य में अब सिर्फ एक ही है कि चालक कल्याणकारी मंडल जिस वक्त तक नहीं आएगा तब तक संगठित मजबूत करने का, संगठन को इस तरह मजबूत करने का कि गवर्नमेंट भी आके झुक के बोले कि तुम्हारे संगठन के सामने तुम्हारी जो मांगे हैं और चालकों की जो समस्या है हम दूर करने के लिए तैयार है। तब तक रियासत खामोश बैठने वाला नहीं, तब तक रियासत सिर्फ चलते रहेगा। उसको दिशा जब वो चाहे दिशा उसकी जो कल्याणकारी मंडल है, तो ये एम लेके समाज काम चलते रहेंगे, लोगों के फायदे होते रहेंगे लोगों को। लेकिन एक घटक आज महाराष्ट्र का बहुत बड़ा घटक, चालक घटक जो है वो बहुत पीछे पड़ा है। जैसा कि कोविड के बाद अगर देखेंगे तो रिक्शा चालकों की एक मैक्सिमम 98% रिक्शा चालकों का सिविल खराब हुआ है। क्यों खराब हुआ है बोले तो उनकी कैपेसिटी नहीं है वो परत फेडायची. परत फेडायची। तुम शेतकरी का लोन माफ कर रहे, तुम बड़े बड़े अंबानी लोगों का जो भी है उनके नज़दीक के उनके लोन माफ कर रहे। एक बार इनका भी देखो, कम से कम इनके ब्याज तो माफ करो। इंडियन है ना चालक भी, मी कष्टकऱ्यांच्या मोठ्या समस्या आहेत. ये सबसे बड़ा ये है। कई चालक ऐसे जो छोटा हाथी जो अशोक लेलैंड माल वाहतूक गाड़ियाँ लिए हैं तो उनके हफ्ते नहीं जाते, उसमें भी जो सीजर है गाड़ियों को उठा के लेके जाने वाले उनका भी इतना रुबाब हो गया है कि वो गाड़ियाँ जबकि बैंक नहीं भी बोली तब तक एक हफ्ता ड्यू हुआ कि गाड़ी उठा के लेके जाते 2-5 हज़ार रुपये लेके उनको ये कर। तो फाइनेंस गरीब, वाले। हाँ फाइनेंस वाले गरीब को जो दबा रहे, तो जब तक गरीब उछल के सामने नहीं आएगा और अपने हक के लिए लड़ेगा नहीं तब तक ये ऐसा चलने वाला। तो इनको हक मिलाने के लिए संगठन, और संगठन उसी बात पे लड़ रही। संगठन चाहती है कि इनका भी एक अस्तित्व होना चाहिए। आज वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ 2 साल से चालक सम्मान दिवस मनाती। 17 सितंबर जो है चालक सम्मान दिवस है। इसमें मैक्सिमम ये चीज़ है कि खुद चालकों को मालूम है, टीचर्स डे सबको मालूम है, नहीं, अजून डॉक्टर लोक- डे, अजून हाँ, लोकांना तो दिवसच डॉक्टर माहित डे। नाही. तो हम अवेयरनेस ला रहे, पिछले 2 साल से हम चालक सम्मान ये मना रहे और ये इस बार तो 17 सितंबर को बहुत बड़े पैमाने पे चालकों में अवेयरनेस आया। अब लोगों को लग रहा कि हमारा भी हक का दिन है। तो ये जो चालकों की समस्या और चालकों में अवेयरनेस लाना है, यही काम संगठन का। और संगठन हमेशा ये काम को मतलब अपने सब काम छोड़ के इसके पीछे लगी। संगठन चाहती है कि अब हमारा एम एक ही है। मेरे साथ जो मेरे 54 पदाधिकारी, इनका एम एक ही है कि चालकों को सम्मान मिलना चाहिए, चालकों की समस्या पूरी तरह सॉल्व होना चाहिए। आज कई सालों से चालकों की समस्या तक कभी सुनने में नहीं आती, वो दुखड़ा सुनेंगे किसको? हा सगळा संवाद जो होता तो रियाज सय्यद यांच्याशी होता. रिपा फाउंडेशनचे ते अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे वाहतूक संघटना महासंघ याचे ते प्रदेश अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. तर याचबरोबर त्यांचं साद हॉस्पिटलच्या माध्यमातून देखील सगळं कार्य आहे आणि एकंदरीत हे सगळं होत असताना जी परिस्थिती आपण भोगली ती अन्य कुणाच्या वाट्याला येऊ नये याच्यासाठी ते सामाजिक कार्यात कार्यरत असताना दिसतात. आणि जर पुढचं विजन जर डोळ्यासमोर कुठलं असेल तर चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन व्हायला पाहिजे, तोपर्यंत रियाज सय्यद गप्प राहणार नाही असं ते सांगतात. आणि याचबरोबर एक आहे की हे सगळं सामाजिक कार्य करत असताना राजकीय पक्ष फक्त या सामाजिक कार्याचा कुठेतरी फायदा करून घेतात आणि तशी अवस्था आपली त्यांना करून घ्यायची नाही, अशा प्रकारचं एकंदरीत त्यांचं स्पष्टपणे असं धोरण आहे. तेव्हा राजकीय क्षेत्रापासून आपण तूर्त तरी लांब आहोत असं ते म्हणालेत. भविष्य काळामध्ये ते राजकीय क्षेत्राच्या जवळ येतात की काय ह्याचं देखील आपल्याला चित्र दिसून येईल. पण एकंदरीत त्यांनी आपले सगळे वाटचाल, अनुभव आणि सामाजिक कार्यात त्यांचा एखादी विचारणं त्यांची जी भूमिका आहे तर ती आपल्यासमोर त्यांनी मांडली. सय्यद साहेब स्वागत. आणि त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, सगळ्यात तुमचं कार्यक्रमात स्वागतही झालं.
आणि याचबरोबर सविस्तर असा संवाद तुम्ही साधला याबद्दल बिहार न्यूजच्या वतीने मनपूर्वक आभार. थँक्यू. Hey youth, don't wait for change. If you want the change, then be the change. Hey youth, don't you wait for change. If you want the change, then be the change.